हेलो फ्रेंड्स, कोडेश एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपनों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, पिछले लेक्चर में भारतीय संविधान का विकास क्रम के ऊपर अपनों ने चर्चा करी कि कैसे क्या संविधान का विकास हुआ। इसके अंतर्गत अपनों ने देखा कि सबसे पहले जो है 1773 की एक्ट से अपनों ने स्टार्ट करा। उसके बाद एक्ट पे चर्चा करते हुए अपनों ने 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम और फिर अंततः 1947 के अधिनियम के ऊपर चर्चा करी। 1947 के अधिनियम के ऊपर चर्चा करी। उसके बाद वाले लेक्चर अपनों ने देखा कि कैसे कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर जो है भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। और जो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर, और उसने एक भारत का एक संविधान निर्मित करने का जो है कार्य किया। कैसे क्या उसमें सदस्य संख्या थी, कैसे सदस्यों का निर्वाचन हुआ, इसके ऊपर अपनों ने जो देखा था कि कैसे सदस्य बने थे, कैसे क्या उनकी चर्चा हुई, इन सभी के ऊपर अपनों ने विचार किया था। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं, इन सभी के ऊपर चर्चा कर ली। अब अपनों ने कल वाले लेक्चर में एक चीज़ डिस्कस करी थी कि जो संविधान सभा थी उसने लगभग 60 से ज़्यादा देशों को, कितना, 60 से ज़्यादा देशों के जो संविधान था उसका अवलोकन किया। और जो भी प्रावधान थे जो अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या हो सकते थे, इम्पोर्टेंट हो सकते थे, उनको अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो है परिस्थितियों में ढालकर जो है अपने संविधान में शामिल किया। तो इस वाले लेक्चर में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि कौन कौन से देशों के संविधानों से कौन कौन से पार्ट्स उठाकर अपने देश के अनुरूप उनको ढालकर जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया। उसे इस वाले लेक्चर का नाम क्या रखेंगे अपन, संविधान सभा के स्रोत। संविधान के स्रोत, संविधान सभा ने कितने 60 देशों का अध्ययन किया, तो इस टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा अपना, संविधान के जो है स्रोत। तो इस लेक्चर के ऊपर अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो अपन बात करेंगे सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान, क्योंकि जो है भारतीय जो आपको पता है कि जो है ब्रिटेन के संविधान से क्यों बहुत सारे प्रावधान उठाए गए, क्योंकि जो भारत पे किसका शासन हुआ करता था, ब्रिटिशर्स का शासन हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं जो भारत में जो भी चल रही थी, जैसे विधान परिषद गठित हुई थी, तो उस टाइम के जो नेता थे जो भारतीय थे वो सभी क्या एक ब्रिटेन की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उससे कहीं ना कहीं अवगत थे। तो इसीलिए क्या देखोगे आपकी जो है ब्रिटेन की जो संविधान थे उससे बहुत सारे प्रावधान जो है उठाए गए। सबसे पहले अगर बात करें एक एक करके अपन इन प्रावधानों के ऊपर चर्चा कर लेते कि कौन कौन से जो चीज़ें यहाँ अपनों ने ब्रिटेन के संविधान से उठाई और भारतीय संविधान में शामिल करी। सबसे पहली चीज़ करी अपनों ने संसदीय शासन व्यवस्था। सबसे जो अपना शुरू का लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, इन सभी के ऊपर अपनों ने लोगों ने देखा था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो आप जाना। और जो अपना फर्स्ट लेक्चर है पॉलिटिका, जिसमें पॉलिटिका इंट्रोडक्शन करके मैंने क्लास ली थी, तो उसमें आपको संसदीय शासन प्रणाली के बारे में समझाया था कि क्या होती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली अपनों ने, ब्रिटेन से ली। तो ये प्रश्न ऐसे कॉन्सेप्चुअल बहुत सी बार बन जाता है, जैसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम रहता है सिविल सर्विसेज की जो मेंस होती है, यूपीएससी हो गई या अदर स्टेट सर्विसेज हो गई। हालांकि फिर भी आप समझ लो कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से काम का रहता है कि संसदीय शासन व्यवस्था भारत ने क्यों अपनाई। तो एक तो पॉइंट बनता है कि जो भारत में जो है विविधता सबसे ज़्यादा है, भारत में जो है भारतीय विविधता से क्या तात्पर्य अपना, क्योंकि आप जानते हो कि भारत में जो है बहुत सारे धर्म के लोग निवास करते हैं, बहुत सारी जातियां निवास करती। तो इसलिए क्या जो पावर है वो जनता के हाथ में होनी आवश्यक थी, इसलिए क्या बनाई, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। दूसरा, इतने साल अपने भारत में किसने राज करा, ब्रिटिशर्स ने राज करा। तो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था की अपनों को कैसे शासन प्रणाली की जानकारी थी, क्या थी, ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली थी उसकी जानकारी थी, इसलिए अपनों ने जो है संसदीय प्रणाली को अपनाया। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, जो कार्यपालिका
जो होती है उसका निर्माण कैसे होता है? व्यवस्थापिका से होता है। व्यवस्थापिका क्या होती है? व्यवस्थापिका से तात्पर्य होता है, व्यवस्थापिका क्या करती है? व्यवस्थापिका ऐसे समझ लो आपकी व्यवस्थापिका, जो व्यवस्थापिका होती है, व्यवस्थापिका मुख्यतः क्या करती है? किसी भी देश के लिए कानून बनाने का कार्य करती है। किसी भी देश के लिए क्या करती है? कानून बनाने का काम कौन करती है? उस देश की व्यवस्थापिका करती है। तो व्यवस्थापिका के उपनाम देखा, तो व्यवस्थापिका से ही क्या होता है? कार्यपालिका। अब कानून बन गए तो कानूनों को लागू भी तो करना पड़ेगा। उन कानूनों को लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका करती है। ये सब अपनों ने फर्स्ट वाले लेक्चर में देख लिया था। एक बार आप वो लेक्चर देख लेना, उसमें सारी चीज़ें क्लियर करी। तो जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसमें व्यवस्थापिका का निर्माण व्यवस्थापिका से ही किसका निर्माण होता है? कार्यपालिका का निर्माण होता है। इतना समझ लीजिए आप। तो भारत ने कौन सी संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली? ब्रिटेन से ली। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली? तो ब्रिटेन से ली। उसके बाद अगर बात करेंगे अपन, दूसरा लिया विधि का शासन। विधि का शासन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। आपको पता होगा विधि का शासन। विधि का शासन से क्या तात्पर्य? भारत में जो है कानून का शासन है। कानून के, क्योंकि भारत में जो है कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। तो विधि का शासन हो गया ना। जैसे बात करें कि भारत में कोई भी नेता हो गया, कोई भी पद प्राप्त व्यक्ति होगा, अगर उसने कोई भी कानून तोड़ा है या कोई भी अपराध किया है तो उसको जो है दंड की व्यवस्था की गई है। क्या की गई है? दंड की व्यवस्था की गई है। तो इसलिए भारत में कौन सुप्रीमेसी? कानून की सुप्रीमेसी। देखा है कि भारतीय शासन व्यवस्था में किसको सर्वप्रमुख माना गया है? संविधान को सर्वप्रमुख माना गया है। इसलिए अपनों ने विधि का शासन, इससे तात्पर्य क्या होता है? विधि का शासन होता है। और विधि की शासन व्यवस्था कहाँ से ली अपनों ने? ये लिए ब्रिटेन से लिए। कहाँ से लिए? ब्रिटेन से। पूछा जाता है विधि की शासन व्यवस्था, विधि का शासन कहाँ से लिया अपनों ने? ब्रिटेन से लिया। अब विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की मतलब कोई भी जैसे कानून बनता है तो कैसे बनता है, उसकी जो पूरी प्रोसेस अपनों ने कहाँ से लिए? तो ब्रिटेन से लिए। कहाँ से लिए? ब्रिटेन से। बेसिकली आप देखोगे कि संसदीय शासन प्रणाली, विधि की शासन प्रक्रिया, ये सब अपनों ने ब्रिटेन से ही क्यों ली? इसका कारण है क्योंकि आपने देखा होगा जो अपनों ने एक्ट पढ़े थे कि कैसे विधान परिषदों का गठन हुआ, और विधान परिषदों के अंतर्गत विधान परिषदें क्या करती थी? कानून बनाने का कार्य करती थी। तो जो भारतीय, जो उस टाइम के नेता थे वो हो गए, जो भारतीय थे उस प्रणाली से पूरी तरह अवगत थे। इसलिए अपनों ने ये जो सारे प्रोविजन है ये कहाँ से उठाए? ब्रिटेन से उठाए। आप देख लो कि विधि का शासन हो गया, संसदीय शासन प्रणाली और विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले जैसे लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी जो विधेयक लाया जाता है, फिर उसे प्रस्ताव पारित होता है वहाँ से, और विधेयक जो है वो पारित होकर किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है सिग्नेचर होने के लिए। राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के बाद वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो ये विधि निर्माण की प्रक्रिया अपनों ने कहाँ से ली? विधि निर्माण की प्रक्रिया अपनों ने ली ब्रिटेन के संविधान से। द्विसदनीयता, द्विसदनीयता से तात्पर्य क्या होगा? आपने देखा होगा जो भारतीय संसद है, जो अपनी संसद है, संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं ना। एक होता है लोकसभा, एक होता है अपना लोकसभा, और दूसरा सदन होता है राज्यसभा। तो द्विसदनीय शासन प्रणाली अपनों ने कहाँ से ली? ब्रिटेन से ली। भारत में 2 सदन होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा जो होती है उसका जो चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। और प्रत्यक्ष रूप से कौन करते हैं? अपन करते हैं। जो भारत के लोग हैं वो क्या करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन करते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा का निर्वाचन होता है, उसके बाद निर्वाचित सांसद होते हैं, और सांसद से क्या बनती है? अपनी लोकसभा बनती। और राज्यसभा, राज्यसभा क्या होती है? बेसिकली राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था होती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है? जो राज्यसभा होती है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसे राज्यों की सभा यानी राज्यसभा कहा जाता है। अब राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन होता है जो किसी भी राज्य की जो विधानसभा और विधान परिषदें हैं, विधानसभा और जो विधान परिषदें हैं वहाँ के जो सदस्य होते हैं जो वो किसका चुनाव करते हैं? राज्यसभा के सांसदों का चुनाव करते हैं, और यही सांसद मिलकर किसका निर्माण करते हैं? राज्यसभा का निर्माण करते हैं। तो भारत में जो है द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। विधि का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया।
विधि निर्माण की प्रक्रिया अपनों कहाँ से ली? विधि निर्माण की प्रक्रिया अपनों ब्रिटेन के संविधान से ली। उसके बाद एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता से क्या तात्पर्य? जैसे आप देखोगे कि अमेरिका में अगर अपन चलेंगे तो अमेरिका में जो होती है स्टेट की नागरिकता अलग होती है और जो है केंद्र की नागरिकता अलग होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम सभी कहाँ के निवासी हैं? भारत के निवासी। और भारत में कौन से राज्य के निवासी हैं? मध्य प्रदेश के निवासी। तो जो है द्वि नागरिकता से क्या तात्पर्य होता है कि जो है केंद्र की भी अलग नागरिकता होगी और अपन मध्य प्रदेश के निवासी हैं इसके लिए भी अलग नागरिकता होगी। तो इसको किस नाम से जाना था? द्विनागरिकता के नाम से जाना था। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, अपन सभी किसके निवासी हैं? एकमात्र इंडिया के निवासी हैं। राज्यों का कोई अस्तित्व है कि नहीं? क्योंकि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 1 में अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो एकल नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब क्या? पूरे देश की केवल एक नागरिकता होगी, अलग से राज्यों की नागरिकता नहीं होगी। ये प्रावधान कहाँ से लिया? एकल नागरिकता का प्रावधान अपनों ने ब्रिटेन से लिया। और जो है एकल नागरिकता क्यों प्रावधान किया गया है ये भी अगर आपकी माइंड पे, तो ऐसे समझ लीजिए एकल नागरिकता का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि जो देश की एकता अखंडता क्या होती है? देश की जो एकता और अखंडता है, देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए किसका प्रावधान किया गया? सुनिश्चित करने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया। अगर स्टेट की अलग नागरिकता होगी जो है और केंद्र की अलग नागरिकता हुई तो कहीं ना कहीं स्टेट जो है, जो राज्य हैं, वो स्वायत्त होने की मांग करने लग जाएंगे, अलग से अपना देश बनाने की मांग करने लग जाएंगे, जो किसी भी देश की एकता और अखंडता के लिए क्या होती है? घातक सिद्ध हो सकती है। क्योंकि जो है भारत वो विभाजन की विभीषिका देख चुका है। कैसे कि आप लोगों ने 1947 का अधिनियम पढ़ा था, कैसे क्या प्रावधान किए गए थे उसमें। तो भारत कहीं ना कहीं इससे पहले से अवगत था, तो इसलिए भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। भारत में एकल न्यायपालिका का प्रावधान किया गया। एकल न्यायपालिका से क्या तात्पर्य? एकल न्यायपालिका से मैं समझाता हूँ क्या तात्पर्य। यहाँ देख लेते हैं। एकल नागरिकता से क्या तात्पर्य देख लेते हैं। एकल नागरिकता से तात्पर्य है जो सभी न्यायपालिका है भारत में। कितने स्तर है न्यायपालिका के? 3 स्तर है। सबसे ऊपर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे उच्च न्यायालय, और सबसे निचले पायदान पर कौन सा होता है? जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती। तो आपको पता होगा कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई भी फैसला देती है तो उसके विरुद्ध अपन अपील कहाँ कर सकते हैं? उसके विरुद्ध जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और हाई कोर्ट में अगर अपन किसी डिसीजन से एग्री नहीं करते हैं तो अपन उसके विरुद्ध अपील कहाँ कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं? सबसे ऊपर क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके जिला न्यायालय। तो जिला न्यायालय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती? उच्च न्यायालय में की जा सकती। उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती। जब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर में, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, कॉलेजियम पद्धति क्या होती है, उसके तहत जो है कॉलेजियम पद्धति के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो कॉलेजियम पद्धति क्या होती है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो भारत में कौन सी न्यायपालिका है? एकल न्यायपालिका है। तो कौन कौन से प्रावधान देख लिए अपनों ने? संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली, द्विसदनीयता ब्रिटेन से ली, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली, एकल न्यायपालिका ब्रिटेन से ली। और बात करते हैं संसदीय विशेषाधिकारों की। संसदीय शासन प्रणाली अपनों ने ब्रिटेन से ली है, तो संसद के जो सदस्य होंगे उन्हें कुछ न कुछ अधिकार तो विशेष प्राप्त होंगे। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? संसदीय विशेषाधिकार के नाम से जाना जाता है। अब संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं ये देख लेते हैं। संसदीय विशेषाधिकारों का वर्णन जो है भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 105 में किया गया है। कौन से? अनुच्छेद 105 में किया गया। ये नोट डाउन कर लेना। भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल में किया गया संसदीय विशेषाधिकारों का प्रावधान? आर्टिकल 105 में किया गया। इसमें संसदीय विशेषाधिकारों से क्या तात्पर्य? आपने देखा होगा कि जैसे लोकसभा या राज्यसभा की अगर आपने लाइव डिबेट देखी हो तो उसमें देखना कि जो संसद सदस्य होते हैं तो वो क्या करते हैं? डिबेट करते हैं। तो डिबेट में क्या हो सकती है? बहस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जो डिबेट के दौरान जो है या जो संसद में जो सत्र चल रहा है उसके दौरान जो संसद सदस्य कोई भी जो बात कहता है या कोई भी आचरण करता है
तो उसके विरुद्ध क्या नहीं की जा सकती, उस सदन में किए गए आचरण या बहस के विरुद्ध क्या नहीं की जा सकती है, जो है न्यायपालिका में ये न्यायिक जांच नहीं की जा सकती, न्यायिक जांच नहीं की जा सकती। ये समझ लो कि जो संसद के जो सदस्य होंगे वो संसद में कही गई किसी भी बात के लिए क्या बात और किसी भी आचरण के विरुद्ध उसके विरुद्ध क्या नहीं की जा सकती, न्यायिक जांच नहीं की जा सकती। इसे ही किस नाम से जाना जाता है, इसे ही जाना जाता है न्याय जो है संसदीय विशेषाधिकारों के नाम से, संसदीय विशेषाधिकार के नाम से इसे ही जाना जाता है। तो ये सब देख लिया अपनों ने कि कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। अब इसके आगे की स्लाइड में देखते हैं अपन कि अमेरिका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए। तो आपने देख लिया ना ब्रिटेन के, वो सब नोट डाउन कर लेना। अब बात करते हैं जो है ब्रिटेन के संविधान के बाद अमेरिका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए। सबसे पहले प्रावधान की अगर बात करें तो सबसे पहले लिया गया मूल अधिकार। क्या लिया गया, फंडामेंटल राइट्स। तो ये पूछा जाता है फंडामेंटल राइट्स कहाँ लिए, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए अपनों ने, ये लिए अपनों ने अमेरिका के संविधान से। वो भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ तक फंडामेंटल राइट्स का वर्णन देखना, कौन सा भाग है संविधान का, भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक किसका वर्णन है, जो है मूल अधिकारों का वर्णन देखने को मिलता है। मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य होता है, मूल अधिकारों से तात्पर्य वे अधिकार होते हैं जो किसी भी देश के नागरिक, जो किसी भी व्यक्ति को उस देश का नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं मूल अधिकार, वे अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को उस देश का नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं। क्या कहलाते हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई। क्या कौन कौन से मूल अधिकार होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से जो है अपवाद के तहत आते हैं, कौन कौन सी पाबंदियां मूल अधिकारों पे लगाई गई, अपन आगे के लेक्चर में जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये समझ लो मूल अधिकार कहाँ से लिए अपनों ने, मूल अधिकार का प्रावधान अपनों ने किया अमेरिका के संविधान से लिए गए। दूसरा आता स्वतंत्र न्यायपालिका। आपको पता हुआ कि अपनों ने जैसे चर्चा नहीं करी हुई शायद न्याय, एक होती है न्यायिक समीक्षा और एक होती है न्यायिक सर्वोच्च, न्यायिक सक्रियता। 2 टर्म्स आप समझ लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक होती है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा से क्या तात्पर्य होता है, न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य होता है कि जो भी संसद ने कोई भी लॉ पारित की, कौन से, जो भी संसद ने जो भी कानून बनाए, ठीक है, तो न्यायपालिका ये जांच करती है कि जो संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए वो कानून संविधान के अनुसार है या नहीं। अगर वो संविधान के अनुसार नहीं होंगे तो न्यायपालिका उसे क्या कर सकती है, जो है न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। क्या कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसे ही किस नाम से जाना जाता है, न्यायिक समीक्षा के नाम से जाना जाता है। अर्थात मतलब जो न्यायपालिका जो है ये जांच करेगी कि जो कानून निर्मित किए गए, क्या जो कानून निर्मित किए गए वो कानून जो है भारतीय संविधान के अनुसार है या नहीं। अगर वो संविधान के अनुसार नहीं होंगे तो न्यायपालिका उसे क्या कर देगी, जो है असंवैधानिक घोषित कर देगी। इसे किस नाम से जाना जाता है, न्यायिक समीक्षा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं न्यायिक सक्रियता की। न्यायिक सक्रियता से क्या तात्पर्य होता है, जब मान लो कि कोई सदन, जैसे 2 सदन होते हैं, कौन से, लोकसभा या राज्यसभा, या कोई भी ऐसा राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा हो गया कि जिसपे संसद अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है, संसद जो है का ध्यान आकर्षण नहीं है। जैसे अभी देखोगे तो मान लो बहुत सारे ऐसे हुए हैं प्रावधान, जैसे अपन आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। जैसे आप बात करो 3 तलाक का मुद्दा, कौन सा हो गया अपना, 3 तलाक देख लो, 3 तलाक का मुद्दा हो गया। तो 3 तलाक का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा था। तो जो है आपको पता हुआ कि जो PIL लगाई गई इसमें सर्वोच्च न्यायालय में, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे जो है मामले को सुना। उसके बाद किसको दिया, आदेश दिया, किसको, संसद को आदेश दिया कि जो सरकार को कि आप जल्दी से जल्दी इसके ऊपर लॉ बनाओ और इसको इम्प्लीमेंट करो। तो बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे होते हैं जिसपे संसद का ध्यान आकर्षित नहीं होता है, तो न्यायपालिका क्या होती है, अपने अधिकार क्षेत्र से, क्योंकि न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र क्या होता है, न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र होता है जो कोई भी जो है मामले की सुनवाई करना,
अपराधियों को दंड देना, ये काम होता है मेरी न्यायपालिका का। तो न्यायपालिका का अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर क्या करना, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका मतलब संसद, और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के जो कार्यों में क्या करना, हस्तक्षेप करना ही क्या कहलाता है, कार्यों में हस्तक्षेप करना क्या कहलाता है, न्यायिक जो है सक्रियता कहलाता है। एक बार और समझ ले, डेफिनेशन देख लो। न्यायिक सक्रियता से क्या तात्पर्य, न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य न्यायपालिका के द्वारा जनहित की दृष्टि से, न्यायपालिका के द्वारा जनहित की दृष्टि से जो है अपने अधिकार क्षेत्र से, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, न्यायपालिका का अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों में क्या करना, हस्तक्षेप करना ही न्यायिक सक्रियता कहलाता है। तो ये अपनों ने देख लिया कि इसे ही किस नाम से जाना जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन देख लिया अपनों ने, इसी के ऊपर न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा एक ही होती है कि मतलब कोई कानून जो है संविधान के अनुसार है या नहीं, इसकी जांच कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी। तो कौन कौन से प्रावधान हो गए, 3 देख लिए अपनों ने, मूल अधिकार देख लिया, स्वतंत्र न्यायपालिका देख ली, और एक देख लिया अपनों ने स्वतंत्र जो है न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन देख लिया। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया अपनों ने, ये लिया है अपनों ने जो है अमेरिका के संविधान से। महाभियोग क्या होता है, महाभियोग की चर्चा कौन सा आर्टिकल में की गई, तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 61। देखेंगे अपन कौन सा, जो आर्टिकल 61 है भारतीय संविधान का, संविधान का जो आर्टिकल 61 है, आर्टिकल 61 में क्या किया गया, आर्टिकल 61 में जो है महाभियोग के बारे में चर्चा की गई। तो महाभियोग क्या होता है, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को जो है साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर, साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर जो है संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। अब हटाने की एक पूरी प्रोसेस होती है। जब अपन राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो मैं आपको और बताऊंगा कि कैसे क्या, मतलब विशेष बहुमत से कैसे क्या पारित करके प्रस्ताव हटा दे। तो आप इतना समझ लीजिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनों ने कहाँ से लिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली अपनों ने अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा, उच्च सदन, जैसे आप लोगों ने देखा ही है कि एक होती है 2 सदन अपनाए गए, कहाँ से लिए, द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था आप लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से ली। तो 2 सदन कौन से होते हैं, एक होता है अपना राज्यसभा और दूसरा सदन होता है अपना लोकसभा। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है, जो राज्यसभा होती है राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। जो राज्यसभा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, राज्यसभा को जाना जाता है उच्च सदन के नाम से। उच्च सदन के नाम से किसको जाना जाता है, राज्यसभा को जाना जाता है। जो राज्यसभा होती है, और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, पदेन होता है उपराष्ट्रपति। तो ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये अपनों ने प्रावधान कहाँ से लिया, ये अपनों ने लिया अमेरिका के संविधान से लिए। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल जब अपन आपातकाल पढ़ेंगे आगे चलो, राष्ट्रपति की शक्तियों में मैं आपको आपातकाल पढ़ा दूंगा कि जो राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। राष्ट्रपति शासन 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा करी, राष्ट्रपति शासन के बारे में 356 में चर्चा करी, और वित्तीय आपातकाल के बारे में चर्चा की गई आर्टिकल 360 में। ये पूछ लेते हैं बहुत सी बार कि वित्तीय आपातकाल की चर्चा कहाँ, कौन से भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल में की गई, तो आर्टिकल 356 में 360 में की गई। और ये वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया अपनों ने, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान लिया अपनों ने अमेरिका से। कहाँ से लिया अपनों ने, अमेरिका से वित्तीय आपातकाल का प्रावधान लिया। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई कि मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति पर पदेन सभापति, वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया, 360 में अमेरिका से लिया। क्या होता है वित्तीय आपातकाल, ये अपन पढ़ेंगे आगे कि कौन कौन से इसके अंतर्गत प्रोविजंस किए जाते हैं, क्या क्या मतलब शक्तियाँ, कौन कौन किस किस के वेतन और भत्ते कम हो जाते हैं, इन सभी के ऊपर चर्चा अपन आगे करेंगे। लिया इसके बाद जो है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, किसे लिया अपनों ने, ये भी लिया अपनों ने। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है आर्टिकल 61, बिल्कुल बिल्कुल लगभग वही जो है प्रोसेस इसके अंतर्गत होती है उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने। कौन हटाता है, संसद में एक प्रस्ताव पारित होगा और उसी के तहत हटाया जाएगा। एक आर्टिकल पढ़ेंगे अपन इसमें, आर्टिकल 124,
आर्टिकल 124 इसी के एक सब क्लोज के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्र जो उच्चतम और उच्च न्यायालय के पद से जो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रावधान किया गया आर्टिकल 124 में। और ये अपनों ने कहाँ से लिया, ये भी अपनों ने लिया अमेरिका के संविधान से लिया। तो कौन कौन से ये सारे प्रोविजंस हो गए। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रोसेस अपनों ने कहाँ लिए, अमेरिका के संविधान से लिए। और आर्टिकल 124 में क्या प्रोसेस होती है ये अपन पढ़ेंगे जब उच्चतम और उच्च न्यायालय में आपको पढ़ाऊंगा। तो ये सारे प्रोविजन अपनों ने देख लिया कि कौन कौन से प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए गए, कौन से प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए, इन सभी के ऊपर चर्चा कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं इसी कालक्रम में अपन। अमेरिका हो गया, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन से प्रावधान लिए गए। ब्रिटेन हो गया अपना, अमेरिका हो गया, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए अपनों ने केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध कौन सा आर्टिकल में देखने को मिलते हैं, अपने आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 245 से जो है ये संबंध देखने को मिलते हैं। 3 प्रकार के संबंध होते हैं, एक होते हैं जो है प्रशासनिक, एक होते हैं वित्तीय, और एक होती है प्रशासनिक शक्तियाँ, एक होती है वित्तीय शक्तियाँ। प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत क्या होता है, प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाएगा, कौन सा जो है कौन से क्षेत्र जो इससे संबंधित होगा, है ना। उसके बाद वित्तीय हो गई अपने, वित्तीय मतलब कौन कर कौन सा लगाएगा, कौन सा कर कौन कलेक्ट करेगा, केंद्र राज्य में कौन सा कर लगा सकता है, राज्य कौन सा कर कलेक्ट करेंगे, इनके ऊपर अपनों ने देख लिया। तो ये होती है जो केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, प्रशासनिक, वित्तीय, और एक होता है जो कानून बनाने से संबंधित शक्ति होती है, कानून के संबंध होती है जो शक्तियाँ। इसी के अंतर्गत जो है 3 सूचियों में बांटा गया है। कौन कौन सी सूचियाँ होती है, एक होती है केंद्र सूची, राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची, और एक होती है अवशिष्ट सूची। तो जो कानून निर्मित करने की शक्ति किस किस के पास है, ये जो कानून निर्माण करने की जो शक्तियाँ हैं इसको किसके अंतर्गत, ये सब केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत पढ़ने की चीज़ें होती है। हालांकि इतना डीप में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये पढ़ा दूंगा केंद्र राज्य और समवर्ती सूची क्या होती है, इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो होती है केंद्रीय सूची क्या होती है। केंद्र सूची के अंतर्गत वे विषय शामिल होते हैं जिसपे कानून निर्माण करने की शक्ति इसको प्राप्त होती है। केंद्र सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिन पे कानून निर्माण करने की शक्ति जो है केंद्र सरकार को प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है, केंद्रीय सूची है तो संभवतः केंद्र सरकार को ही प्राप्त। राज्य सूची, राज्य सूची इसके अंतर्गत जैसे जनगणना हो गया, इस टाइप के अपने विषय शामिल होते हैं। राज्य सूची, राज्य सूची से क्या तात्पर्य, राज्य सूची से तात्पर्य वह सूची जिसके अंतर्गत जो है कानून बनाने की जो है कानून निर्मित करने की शक्ति किसको प्राप्त होती है, कानून निर्मित करने की शक्ति राज्य को प्राप्त होती है। तो जो विषय जिन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त होती है वे विषय किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसके अंतर्गत जैसे पुलिस हो गया, स्वच्छता हो गया, इस टाइप के कुछ चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं, ठीक है। एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची से तात्पर्य होता है वह सूची जिस पर जो है उस विषय में, इस सूची में जो भी विषय शामिल किए गए उन पे जो कानून निर्माण करने की शक्ति केंद्र सरकार को भी प्राप्त है, राज्य सरकार को भी प्राप्त है। कौन कौन निर्मित कर सकते, केंद्र सरकार भी निर्मित कर सकती है और राज्य सरकार भी इस विषय समवर्ती सूची के विषयों पर जो है कानून निर्मित कर सकती। अब मान लो कि कोई ऐसा विषय है जैसे फॉरेस्ट इसके अंदर शामिल है, तो फॉरेस्ट पे नीति केंद्र सरकार ने भी बना ली और राज्य सरकार ने भी बना ली। अब हो गया कोलैप्स, क्या हो गया, कोलैप्स हो गया कि अब किसकी नीति मान्य होगी। तो इसमें कहा गया है कि जो समवर्ती सूची में एक और प्रावधान कि अगर ऐसी कोई नीति, ऐसा कोई विषय है जिस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने अपना कानून निर्मित कर लिया, तो उसके अंतर्गत जो है किसकी उसको सुप्रीमेसी दी जाएगी, सुप्रीमेसी दी जाएगी जो केंद्र का जो कानून बनाया गया उसको दी जाएगी, जो है सुप्रीमेसी दी जाएगी। इसे किस नाम से जाना जाता है, समवर्ती सूची के नाम। तो समवर्ती सूची में कानून कौन बना सकता है, केंद्र सरकार भी बना सकते और राज्य सरकार भी बना सकती है। एक सूची होती है अपनी अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची क्या होती है, ऐसे विषय जो ना तो केंद्र में शामिल है, न राज्य सूची में शामिल है, न समवर्ती सूची में शामिल है। मतलब जो उस टाइम पे जो संविधान में प्रोविजंस किए गए थे उसके बाद जो नए विषय होते गए, जैसे मान लो अभी साइबर आतंकवाद वाला मुद्दा चल रहा है कि साइबर आतंकवाद हो गया, उसके बाद जो इंटरनेट वाला मुद्दा है, तो इस टाइप के जो भी मुद्दे हैं जो अभी हाल फिलहाल में जो है
अभी अभी जैसे मुद्दे चर्चा में है उन सभी पे कानून बनाने की शक्ति अवशिष्ट सूची, इन सभी को जो है अवशिष्ट सूची में शामिल किया जाता है। जैसे इंटरनेट हो गया, साइबर आतंकवाद हो गए, इन सभी को किसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा? इन सभी को किया जाएगा अवशिष्ट सूची के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त होती है? अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त होती है, केंद्र सरकार को प्राप्त होती है। तो ये अपनों ने समझ लिया कि कौन कौन सी सूचियाँ होती क्या होती। तो ये केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान कहाँ से लिया अपनों ने? केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया। अगर बात करें संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक का प्रावधान भी कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। 2 सदन होते, राज्यसभा और लोकसभा, कानून भी दोनों सदन मिलकर बनाते। मान लो ऐसा कोई कानून है जिसमें दोनों सदनों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है, जो दोनों सदन है वो सहमति, या तो कानून लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा में 6 महीने से अधिक हो गए और पारित नहीं कर पा रहे, या जो है राज्यसभा से कोई कानून पारित हो गया और लोकसभा में जो है उसको, लोकसभा में क्या है, लोकसभा में बहुत समय हो गया और पारित नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? दोनों सदनों की क्या पिलाई जा सकती है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करता है। कौन आहूत करता है? ये आहूत करने की शक्ति किसको प्राप्त होती है? ये आहूत करने की शक्ति प्राप्त होती है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को क्या कर सकता है? आहूत कर सकता है। तो संयुक्त बैठक क्या होती? जब राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए और कानून निर्मित नहीं हो पाए, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति प्राप्त होती है कि वह आर्टिकल 108 के तहत क्या कर सकता है? राज्यसभा और लोकसभा की क्या कर सकता है? संयुक्त बैठक को आहूत कर सकता है। ये प्रावधान 808 में और आर्टिकल 108 में शामिल किया गया। और ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया? ये लिया अपने ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। अभी समझ लिए, इसके बाद के लेक्चर में अपन प्रस्तावना पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा प्रस्तावना की भाषा क्या होती है वगैरह वगैरह। तो प्रस्तावना की भाषा का प्रावधान कहाँ से लिया अपनों ने? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। अब बात करते हैं अपन समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का प्रावधान अपनों ने क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। क्या होती है समवर्ती सूची? पढ़ाई अपनों ने। समवर्ती सूची से तात्पर्य ऐसी सूची जिस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है। और समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया अपनों ने? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और समवर्ती सूची कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। इतना सब डाटा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कनाडा के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए। कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से लिए शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन क्या? वही चीज़ें, शक्तियाँ कैसे 3 सूचियों में बांटी गई, जो है केंद्र सूची, राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तो कितने बांटी गई? 3 में बांटी गई ना। तो शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया? ये लिया अपनों ने कनाडा के संविधान से लिया है। किससे लिया? कनाडा के संविधान से लिया है। शक्तियों का विभाजन हो गया। एक लिया अपनों ने सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था। सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था से क्या तात्पर्य? सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था से तात्पर्य है कि जो है ऐसे प्रावधान किए गए, जैसे राष्ट्रपति शासन देखोगे आप, राष्ट्रपति जो है राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, या ऐसे समझ लो आप तो कि जो केंद्र सशक्त केंद्र वाली शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य? देखोगे आप, जैसे अपनों ने देखा कि 3 सूचियों में डिवाइड कर रखा है। तो केंद्रीय सूची में महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल कर रखे हैं। उसके बाद समवर्ती सूची में भी किसको सुप्रीमेसी दी गई? केंद्र को दी गई। अवशिष्ट सूचियाँ भी किसके अंतर्गत शामिल की गई? केंद्र सरकार के अंतर्गत शामिल की गई। तो जो है इनमें शक्तिशाली कौन हो गया? केंद्र सरकार होगी। और संघात्मक व्यवस्था में अपनों ने पढ़ा था कि संघात्मक व्यवस्था क्या होती है? संघात्मक व्यवस्था में केंद्र वो छोटे छोटे राज्यों में बटा होता है, इसे क्या होती है? संघात्मक व्यवस्था। या छोटे छोटे जो राज्य होते हैं वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? केंद्र का निर्माण करते हैं। तो इसको संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। फर्स्ट वाले लेक्चर में अपनों ने और अच्छे डीप से पढ़ा था इसको। तो संघात्मक शासन व्यवस्था हो गई अपने। तो इसमें किसको सुप्रीमेसी दी गई? केंद्र को दी गई। तो इसलिए किसको ना, इसमें क्या प्रावधान किया गया? सशक्त केंद्र का प्रावधान किया। क्यों किया गया? क्योंकि आपने देखा होगा कि देश में जो है विविधता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित करना मुख्य मुद्दा था कि कहीं भारत के और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो जाए।
तो इसलिए क्या हुआ, केंद्र सरकार को एक संघात जो है सुप्रीम जो है केंद्र सरकार को सुप्रीम पावर दी गई। इसके अंतर्गत अपन देखोगे जैसे राष्ट्रीय आपातकाल हो गया अपना, जो अपन आपातकाल पढ़ेंगे, राष्ट्रपति शासन हो गया। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, इसमें केंद्र सरकार जो है सभी राज्यों की शक्ति को आहरित कर लेती है। आर्टिकल 249 अपन पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत। तो आर्टिकल 249 में क्या कहा गया कि जो राज्य सूची के कोई भी विषय हैं तो उन पे जो है कानून बनाने की शक्ति किसको, राज्यसभा को राज्यसभा ऐसे प्रस्ताव को पारित कर सकती है जिसके अंतर्गत जो है संसद पूरी किसी राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 250 पढ़ेंगे। जो विधायी संबंध जो पढ़ेंगे अपन, उसमें आर्टिकल 245 से जो विधायी संबंध पढ़ेंगे उसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करते चलेंगे। तो इसमें क्या हो, ये अभी देख लो कि जो है सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान कहाँ से लिया गया, इसलिए अब केंद्र को क्या बनाया गया, सशक्त बनाया गया। तो अब राज्य को कमजोर करने के लिए क्या किया गया, अब जो है राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, तो राज्यपालों को जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत बनाया गया। तो जो है राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाएगी, राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया आई थिंक। हाँ, और अवशिष्ट शक्तियाँ तो अपनों ने देख ही ली कि जो हाल फिलहाल में अभी जो है भारतीय संविधान में जो चीज़ें शामिल होगी उनको अवशिष्ट शक्तियाँ कहा जाएगा। अवशिष्ट शक्तियों पर किसको कानून बनाने की पावर प्राप्त होगी, तो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकता है अपना कौन, जो है केंद्र बना सकता है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय का परामर्शी होना अपन पढ़ेंगे, जब उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे तब आर्टिकल पढ़ेंगे 143। कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 143 पढ़े, 143 से कुछ गलत में समझ लेना। 143 में क्या होता है, 143 में क्या होता है, इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय जो होगा, जो उच्चतम न्यायालय होगा वो जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को क्या देगा, सलाह देगा। अगर मान लो कोई भी ऐसा विषय आ गए, जैसे मान लो बाबरी मस्जिद विवाद आ गया, या राष्ट्रपति जो अपने अधिकार जो शक्ति आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार कर सकता है, आगे पढ़ेंगे अपन की जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सजाओं को माफ़ भी कर सकता है। तो जो राष्ट्रपति अपनी जो भी पावर्स है उनका प्रयोग किस हद तक कर सकता है, इस टाइप के जो प्रश्न हो गए, या जो है संविधान लागू होने से पहले कोई मुद्दे आ गए, तो इस टाइप के मुद्दों पे अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह लेनी होगी तो वो किसके पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ये सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। इसके अंतर्गत 2 सब क्लोज आते हैं, आर्टिकल 143(1) और आर्टिकल 143(2). तो आर्टिकल 143(1) के अंतर्गत उन चीज़ों को शामिल किया गया। उसके अंतर्गत कहा गया कि जो राष्ट्रपति है जो है उन मुद्दों पर जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है जो संविधान से लागू होने के पूर्व के हैं। कब के हैं, संविधान लागू होने के पूर्व के। तो उन मुद्दों पर सलाह किससे मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो संविधान लागू होने के पूर्व के जो फैसले उनको जो है जो सलाह देने के लिए बाध्य, हालांकि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए तो बाध्य है, पर राष्ट्रपति सलाह देने के लिए, सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। और आर्टिकल 143 सब क्लोज 2 में क्या कहा गया, इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा संविधान लागू होने के बाद के जो भी विषय हैं उन पे क्या किससे मांग सकता है सलाह, जिससे राष्ट्रपति संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न हो गए, अपने अधिक जो शक्तियों से संबंधित प्रश्न हो गए, इस टाइप के जो प्रश्न हो गए उससे किससे मांगेगा सलाह, उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगेगा। और उच्चतम न्यायालय ऐसी सलाह देने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है। संविधान लागू होने के जो बाद की जो भी प्रावधान है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट को बाध्य नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो सलाह दे सकता है, अगर नहीं चाहे तो सलाह नहीं दे सकता। राष्ट्रपति मानने या मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये सब देखा अपनों ने कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी होना, कौन कौन सी शक्तियाँ ली, शक्तियों का विभाजन हो गया अपना। उसके बाद क्या लिया, सशक्त केंद्र वाली शासन व्यवस्था हो गई, अवशिष्ट शक्तियाँ देखने को मिलती, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति हो गई, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी होना। ये सभी प्रावधान कहाँ से लिए अपनों ने, ये सभी प्रावधान लिए अपनों ने कर्नाटक के संविधान से लिए। अब बात करते हैं आगे आयरलैंड के संविधान की। किसकी, आयरलैंड के संविधान की। आयरलैंड के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए। एक प्रावधान लिया अपनों ने नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, बेसिकली जो है ये भाग 4 में, भारतीय संविधान के कौन से भाग 4 में आर्टिकल 35 से लेकर आर्टिकल 51 तक इनका वर्णन किया। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 35 तक तो मूल अधिकार है, वो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक किसका वर्णन किया गया, आर्टिकल 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित वे तत्व
ये उन सभी तत्वों का वर्णन किया गया जिन पे आगे चलकर जो अपना संसद है वो कानून निर्मित कर सकती है, जो सरकार को क्या करते हैं, मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। सरकार को क्या देते हैं, मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं कि आगे चलकर ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इन पे आप कानून बना सकते हो। जैसे बात करें अपन आर्टिकल 44 में कहा गया समान सिविल संहिता के बारे में, समान सिविल संहिता के बारे में कहा गया। तो इसमें ये किसमें प्रावधान किया गया, ये किया गया नीति निर्देशक तत्वों में प्रावधान किया गया। नीति निर्देशक तत्वों में क्या किया गया, प्रावधान किया गया। तो इसमें कहा गया है कि अब समान सिविल संहिता के जो लिए कोई भी क्या कर सकती है, संसद कानून बना सकती है। तो संसद के लिए क्या है, मार्गदर्शक सिद्धांत हो गया कि नहीं हो गया, वो तो नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं, मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं जिन पर आगे चलकर क्या होता है, संसद को क्या होता है, कानून निर्मित कर सकती है। तो नीति निर्देशक तत्व हो गए। उसके बाद जो है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये अपनों ने कहाँ से लिया, आयरलैंड के संविधान से लिया। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया, आयरलैंड के संविधान से लिया। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ली। तीसरा प्रावधान लिया अपनों ने राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। तो अपन देखेंगे जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणी मत पद्धति से, समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणी मत पद्धति से किसका निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली अपनों ने कहाँ से लिए, आयरलैंड के संविधान से लिए। किस संविधान से लिए, आयरलैंड के संविधान से लिए। तो क्या होती है ये, जब मैं राष्ट्रपति आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अभी इसके ऊपर चर्चा करना मेरे हिसाब से टाइम कंज्यूमिंग होगा और आगे चल के अपने और अच्छा डेप्थ में पढ़ना ही है तो आगे ही चर्चा कर लेंगे। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली अपनों ने कहाँ से लिए, आयरलैंड के संविधान से लिए। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए, आयरलैंड के संविधान से लिए। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया, जो ये लिया अपनों ने आयरलैंड के संविधान से लिया। तो ये प्रावधान अपनों ने देख लिए। उसके बाद बात करते हैं फ्रांस में। तो जब अपनों ने पिछले वाले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो संविधान सभा जब पढ़ रहे थे तो विश्व वाला पोर्शन अपनों ने देखा था। तो विश्व में सबसे पहले अमेरिका का बताया था, उसके बाद मैंने फ्रांस का बताया था कि फ्रांस का संविधान 1789 से 1781 में निर्मित हो। याद करो, पिछली क्लास नहीं देखी हो तो जाना, ठीक है। तो इसके बारे में देखा था अपनों कि फ्रांस की क्रांति हुई और फ्रांस की क्रांति के बाद जो फ्रांस के संविधान का निर्माण हुआ। तो फ्रांस की क्रांति में 3 तत्व मुख्यतः थे। कौन से थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्या थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। मुख्यतः 3 मोटिव, यहाँ के 3 उद्देश्य थे। ये 3 उद्देश्यों के ऊपर लेके फ्रांस की क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लेकर फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो ये 3 तत्व वहां से निकले थे और फ्रांस के संविधान से मेन क्या लिया अपनों ने, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया। एक होती है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ शामिल किया अपनों ने, भारतीय प्रस्तावना में शामिल की। और ये कहाँ से लिए अपनों ने, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस के संविधान से लिए। एक होती है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या तात्पर्य होता है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो तात्पर्य होता है, जो सरकार का जो प्रमुख होता है, जो राज्य का जो मुखिया होता है, कौन होता है अपने यहाँ का मुखिया, राष्ट्रपति। जो राष्ट्र का जो मुखिया होता है वो क्या होता है, जो है राष्ट्र का जो मुखिया होता है जो राष्ट्र का जो मुखिया होता है ठीक है, कौन सा, जो राष्ट्र का जो मुखिया होता है, जो राष्ट्र का जो मुखिया होता है, अपने यहाँ मुखिया कौन है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या होगा, निर्वाचित होगा। तो जो राष्ट्र का जो मुखिया होता है वो क्या होता है, निर्वाचित होता है। तो उसी व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, राष्ट्र का जो मुखिया होता है उस निर्वाचित होता है, उसी व्यवस्था को जाना जाता है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जो राष्ट्र का जो मुखिया होगा वो क्या होगा, निर्वाचित होगा, निर्वाचित होगा।
उसे जैसे ब्रिटेन में देखेंगे अपन, तो ब्रिटेन में क्या होगा, अगर ब्रिटेन में देखा होगा तो ब्रिटेन में क्या होता है, ताज का शासन था। ताज प्रमुख होता है, कौन होता है, ताज। और ताज कैसा होता है, उसके बाद क्या होता है, परंपरागत चला ही आता है, उसका निर्वाचन होता है, नहीं होता है। जैसे महारानी एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ की भी मृत्यु हो गई, एलिजाबेथ द्वितीय की। तो एलिजाबेथ द्वितीय के बाद जो प्रिंस वहाँ के नए शासक बन गए, तो इस टाइम से वहाँ क्या होती है, परंपरागत रूप से चली आ रही व्यवस्था होती है। जबकि भारत में ऐसा नहीं, भारत में राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है, जो एक पूरी किस पद्धति से होता है, एकल संक्रमणी मत अनुपात समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति से निर्वाचन होता है। तो जो गणतंत्रात्मक, इसे ही क्या बोला जाता है, गणतंत्र होता है। जो राष्ट्र का मुखिया होता है उसका क्या होता है, निर्वाचन होता है। बस इतना समझ लीजिए। तो फ्रांस के संविधान से क्या क्या चीजें ली अपनों ने, ये देख लेते हैं। फ्रांस के संविधान से लिए अपनों ने, एक लिए अपनों ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्या लिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और इन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को कहाँ शामिल किया अपनों ने, प्रस्तावना में शामिल किया। कहाँ शामिल किया, प्रस्तावना में शामिल किया। और एक और चीज अपनों ने क्या ली, एक चीज और ली अपनों ने, जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली, तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जो प्रमुख होगा क्या होगा, निर्वाचित होगा। तो ये तीन प्रावधान अपनों ने फ्रांस के संविधान से लिए। अब बात करते दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए अपनों ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या ली, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल में, अगर बात करोगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में शामिल है। कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल में शामिल है, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनों ने कहाँ से ली, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनों ने जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली। दक्षिण अफ्रीका का संविधान संशोधन दो प्रकार से किया जा सकता है, एक होता है साधारण बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, और एक होता है विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों के सहमति से, विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से, राज्यों की सहमति से। तो ये अपनों ने देखा। तो और आगे अब जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा, किस टाइप से क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव जिनके ऊपर जो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो ये सभी उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल इतना समझ लो कि भारतीय संविधान में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली अपनों ने, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया अपनों ने, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए। तो ये देख लिया अपनों ने। जर्मनी के संविधान से कौन सी ली, आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती है, दो शक्तियाँ, एक तो राष्ट्रपति शासन और एक लिया अपनों ने राष्ट्रीय आपातकाल। ये किसमें, आर्टिकल 356 में, और ये आर्टिकल 352 में। और एक और इसके अंदर शामिल होता है, कौन सा, वित्तीय आपातकाल। तो आप बताना जरा, पिछले वाले लेक्चर में अपनों ने कहाँ वित्तीय आपातकाल पढ़ा था, कौन से संविधान से अपनों ने वित्तीय आपातकाल उठाया था, कमेंट करना, ठीक है। ये वित्तीय आपातकाल ये हो गया। तो आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली अपनों ने, जर्मनी के संविधान से ली। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहाँ से लिया अपनों ने, जर्मनी के संविधान से लिया। तो आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली, जर्मनी के संविधान से ली। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहाँ से लिया अपनों ने, जर्मनी के संविधान से लिया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया अपनों ने, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। तो ये सभी अपन देख चुके हैं। उसके बाद अगर बात करें तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 1935 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम से कौन कौन से प्रावधान लिए, संघीय ढांचा अपनों ने कहाँ से लिया, संघीय ढांचा। क्योंकि 1935 के अधिनियम में अपनों ने देखा था, नहीं देखा हो तो लेक्चर देख लेना पीछे जाके, सारे डले हैं यूट्यूब पे। और एक कमेंट भी करते जाना, एक लाइक एक कमेंट। संघीय तंत्र कहाँ से लिया अपनों ने, संघीय तंत्र लिया अपनों ने 1935 के अधिनियम से। न्यायपालिक ढांचा 1935 के अधिनियम से। सब अपनों ने देखा था कि संघीय न्यायपालिका का गठन, संघीय तंत्र, उसके बाद लोक सेवा आयोग,
अपनों ने 1935 के अधिनियम से लिया। कैसे प्रांत में भी लोक सेवा आयोग, केंद्र में भी लोक सेवा आयोग। प्रांतों की स्वतंत्रता अपनों ने कौन से लिए? 1935 के अधिनियम से। 3 सूचियां अपन पढ़ी चुके हैं, कौन से? केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। 3 सूचियों का प्रावधान भी कहाँ से लिया अपनों ने? 1935 के अधिनियम से लिया। तो कौन कौन से प्रावधानों के? संघीय तंत्र अपनों ने 1935 के अधिनियम से लिया। न्यायपालिक ढांचा 1935 के अधिनियम से लिया। लोक सेवा आयोग 1935 के अधिनियम से लिया। प्रांतों की स्वतंत्रता 1935 के अधिनियम से ली। 3 सूचियां 1935 के अधिनियम से ली। कौन कौन से? संघीय तंत्र अपनों ने 1935 के अधिनियम से लिया। न्यायपालिक ढांचा 1935 के अधिनियम से लिया। लोक सेवा आयोग 1935 के अधिनियम से। प्रांतों की स्वतंत्रता 1935 के अधिनियम से। और 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया अपनों ने? 1935 के दिन। ये इसलिए मैं समझाने का प्रयास नहीं करूँगा क्योंकि अपनों ने जब 1935 का अधिनियम पढ़ा था तो अपन सारे इन टॉपिकों के ऊपर चर्चा कर चुके, और भी लगभग सारे प्रावधान जो थे, लगभग 10 अनुसूचियाँ थी उस टाइम। आप पढ़ोगे इसमें तो लगभग 10 अनुसूचियाँ हैं इस 1935 के अधिनियम में। तो मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव समझा रखा उस वीडियो में, आप जाके देखना और एक कमेंट भी करते आना। तो ये 1935 के अधिनियम से प्रावधान लिए गए अपने। संघीय तंत्र, न्यायपालिक ढांचा, लोक सेवा आयोग, प्रांतों की स्वतंत्रता और 3 अनुसूचियां। ये मुख्य मुख्य मैं ही बता रहा हूँ मैं आपको, और तो बहुत सारे प्रावधान लिए गए, पर अपने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम किए हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम किए, उन्हीं के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। और अंत में देखिएगा अपन रशिया के संविधान से क्या लिया। रूस के संविधान से लिया प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। क्या लिया है? न्यायिक आदर्श। न्याय, कितनी प्रकार की न्याय की चर्चा की गई हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और एक होता है राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में आप पढ़ोगे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों में किसकी चर्चा की गई? इसकी चर्चा की गई। मूल अधिकारों में चर्चा की गई सामाजिक न्याय की। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक विधि की समक्षमता, विधियों का समान संरक्षण, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सभी जो प्रावधान अपन मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उस टाइम पे देख लेंगे। उसके बाद आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 जो डीपीएसपी है, जो नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी है, उसमें जो है आर्थिक इसकी न्याय की व्यवस्था की गई। और एक होता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय मतलब किसी भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक अधिकारों पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकी। इसका प्रावधान किया गया, एक तो किया गया आर्टिकल 326 में कि मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या होगा? चुनाव होगा। चुनाव आयोग में प्रावधान किया गया। जब चुनाव आयोग के आर्टिकल पढ़ेंगे उस टाइम पे देखेंगे अपन इसको कि जो चुनाव आयोग है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अलग से किसी प्रकार की जो है चुनाव सूची नहीं बना सकता। सभी की क्या हो गई? एक चुनाव मतदाता सूची होगी और उसी के अंतर्गत लोग क्या करेंगे? मतदान करेंगे। तो राजनीतिक अधिकार हो गए अपना, आर्थिक अधिकार और सामाजिक न्याय। जो 3 न्यायिक आदर्शों की बात की हो रही है, न्यायिक आदर्श अपनों ने कहाँ से लिए? ये तीनों प्रकार के न्यायिक आदर्शों की बात अपनों ने लिए रूस के संविधान से लिए। तो कौन से न्यायिक आदर्शों की चर्चा अपनों ने कर ली है? न्यायिक आदर्श कहाँ से लिए गए? अपने रूस के संविधान से लिए। और मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 का कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जुड़े थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जुड़े थे। और कौन से संविधान संशोधन से जुड़े थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया था। तो जो मूल कर्तव्य क्या होते हैं? किसी भी आपने देखा होगा कि जो देश के नागरिक होते हैं उन्हें क्या प्राप्त होते हैं? कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। उन अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है? मूल अधिकारों के नाम से जाना जाता है। जो मूल अधिकार प्राप्त होते हैं, अब मूल अधिकार प्राप्त है तो नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित करने आवश्यक हो गए थे। क्या हो गए थे? कुछ कर्तव्य भी निर्धारित करने आवश्यक हो गए थे। इन कर्तव्यों को किस नाम से जाना गया? इन कर्तव्यों को जाना जाता है मूल कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। और मूल कर्तव्य कौन से? संविधान संशोधन के द्वारा जुड़े। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया। कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति थी। और मूल कर्तव्य का प्रावधान अपनों ने कहाँ से लिया? रूस के संविधान से लिया। तो इस प्रकार अपनों ने जो है
सारे प्रावधानों के ऊपर चर्चा कर ली, कौन कौन से स्रोत है इस भारतीय संविधान के, कौन से देश से कौन कौन से जो प्रावधान अपनों ने उठाए। जैसे अगर बात करोगे संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से उठाई अपनों ने, ब्रिटेन से ली। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से उठाए, ये देखा अपनों ने। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहाँ से हुआ, ये देखा अपनों ने। रूस से कौन कौन से प्रावधान उठाए गए, ये देखा। मूल कर्तव्य रूस से उठाया गया। न्यायिक आदर्श प्रस्तावना में कहाँ से उठाए गए, यहाँ से उठाए गए। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से उठाई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उठाई। तो इस प्रकार अपनों ने क्रमबद्ध रूप से एक एक देश के आर्टिकलों के ऊपर चर्चा करते हुए अपन आगे बढ़ते गए और लगभग अपनों ने सारी चीज़ों का निचोड़ जो है क्रक्स निकाल लिया। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ही काम के हैं, इनके ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं और आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में लगभग यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाने चाहिए और जाएंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो है एग्ज़ाम के पेपर को एनालिसिस करके ये डाटा निकाला है कि इससे बाहर अपने प्रश्न नहीं जाते हैं। तो ठीक है, इससे आगे की चर्चा अपन करते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे भारतीय प्रस्तावना के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए, स्वस्थ रहिए और लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।